बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर फिज़िक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो है कूलम्स लॉ पे सिंपल सा प्रॉब्लम है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between an iron nucleus bearing a charge of 26 E and its innermost electron if the distance between them is 1 multiplied by 10 raised to power minus 12 meters। ठीक है, तो आपने कूलम्स लॉ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपके साथ गिवन डेटा आ जाएगा। न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो आपके साथ आ गया है 26 E, और इसी तरह जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उस पे जो चार्ज है वो आपके साथ -E के इक्वल आ गया, और E जो वैल्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी आपको पता है कांस्टेंट है, और रेडियस भी आपको जो है वो गिवन है। तो साथ में इसका आप डायग्रामेटिकल जो है एक्सप्लेनेशन भी दे दें कि लेट्स सपोज ये आपके साथ न्यूक्लियस है और एक आपके साथ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, और ये जो आपके साथ फासला है ये आपको गिवन है। तो एक जो है वो चार्ज -E का है और दूसरा जो चार्ज है वो +26E का है। ठीक है, अगर आप कूलम्स के फार्मूला में चार्जेस के साइंस पुट नहीं भी करते तो कूलम्बिक फार्मूला के मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप चार्जेस के साइन पुट कर लेते हैं तो फिर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड का आइडिया नहीं होता, बल्कि आपको ये भी साथ में आइडिया हो जाता है कि वो फोर्स अट्रैक्शन का है कि रिपल्शन का है। तो गिवन डेटा हमारे साथ आ गया, रिक्वायर्ड आ गया। रिक्वायर्ड हमसे क्या मांग रहे हैं, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मांग रहे हैं। फार्मूला हमने जो यूज़ करना है वो कूलम्स लॉ का यूज़ करना है, और फिर सॉल्यूशन में उसी कूलम्स लॉ के फार्मूला में आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। के की वैल्यू आ गई Q1 की जगह आप देखें 26E, Q2 की जगह -1E, और वो माइनस आगे आ जाएगा और 26 इंटू 1 से 26 आएगा और ई स्क्वायर बन जाएगा। तो ई स्क्वायर आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पता है, उसका स्क्वायर ले लें और फिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लें कैलकुलेटर के ज़रिए, आपके साथ फोर्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके साथ, और हमेशा प्रॉब्लम को जो है गिवन डेटा, फिर रिक्वायर्ड, फिर फार्मूला, फिर सॉल्यूशन और फिर कंक्लूजन में सॉल्व किया करें। तो ये इनके जनरल हेडिंग्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम are placed in air at the vertices of an equilateral triangle of side 10 centimeter. What is the magnitude and result? What is the magnitude of the resultant force acting on the 4 microcoulomb charge? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप इसकी जो है वो डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन ज़रा देख लें। 3 चार्जेस हैं आपके साथ, एक Q1 है, दूसरा Q2 है और तीसरा Q3 है, और ये तीनों जो है ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मतलब कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसका हर एक साइड जो है वो इक्वल है और वो 10 सेंटीमीटर की इक्वल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल जो होता है वो 60 डिग्रीज होता है। हर एंगल उसका आपके साथ क्या होता है, 60 डिग्रीज। तो उस ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो अच्छा, अब जो है हमने इस 4 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स मालूम करना है। तो देखें ये जो Q1 जो चार्ज है आपके साथ, ये इस 4 माइक्रोकूलम पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और Q2 चूंकि नेगेटिव चार्ज है आप देख सकते हैं, तो Q2 इस 4 माइक्रोकूलम पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, और ये जो एक फोर्स है मैंने इसको F1 का नाम दिया, दूसरे फोर्स को F2 का नाम दिया। इनके दरमियान जो एंगल होगी वो एंगल आपके साथ 120 डिग्रीज बनेगी, और एक दफ़ा ये दो फोर्सेस फाइंड हो जाएं
तो फिर हम इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट भी फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब गिवन डेटा की तरफ आते हैं। चार्ज Q1 जो है वो 2 माइक्रोकूलम है, चार्ज Q2 जो है वो -3 माइक्रोकूलम है और चार्ज Q3 जो है वो 4 माइक्रोकूलम है। सेपरेशन आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दें 0.1 मीटर आ जाएगा और साथ में K की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, फार्मूलाज जो हमने यूज़ करने हैं वो कूलम्स लॉ का फार्मूला यूज़ करना है और जब कूलम्स लॉ के फार्मूला से हमने वो दो फोर्सेस फाइंड करने हैं और एक दफ़ा दो फोर्सेस आ गए तो फिर हमने ये जो फार्मूला है ये यूज़ करके उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना है। ये जो फार्मूला है ये हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था और जब भी आपको दो फोर्सेस और उनके दरमियान एंगल गिवन हो तो फिर आप ये फार्मूला जो है ये यूज़ कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है डायग्राम के मुताबिक ये Q1 जो Q3 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q1 जिसकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है और Q3 जिसकी वैल्यू 4 माइक्रोकूलम है, उस फोर्स को फाइंड करते हैं। मतलब सबसे पहले हम F1 को फाइंड कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं F1 इज इक्वल टू के Q1 Q3 बाई आर स्क्वेयर और इसको आपने सॉल्व करना है तो इससे आपका आंसर जो होगा वो 7.2 न्यूटन आ जाएगा। अब इसी तरह डायग्राम को देखते हुए Q2 जो Q3 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको फाइंड कर लेते हैं, मतलब F2 को फाइंड कर लेते हैं और F2 जो है वो आपके साथ के Q2 Q3 बाय आर स्क्वेयर और उसमें भी सारी वैल्यूज़ आ गई और वो आपके साथ फोर्स आया 10.8 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे ये जो माइनस है इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये फोर्स असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अच्छा दोनों फोर्सेस आ गए तो अब हमें हमारे साथ दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स भी हैं और हमें ये भी पता है कि इन दोनों का एंगल जो है वो 120 डिग्रीज़ है। तो अब हम जो है वो जनरल फार्मूला यूज़ करके रिजल्टेंट फोर्स को मालूम कर सकते हैं और रिजल्टेंट फोर्स आपके साथ यहाँ पर F1 की जगह 7.2 पुट करें, F2 की जगह 10.8 पुट करें तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपके साथ 15.7 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को देखें। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 कूलम। अच्छा, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड तो इनका इक्वल है लेकिन जो पोलैरिटी है इनकी वो ऑपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज है। They are placed 15 centimeter apart. What is the magnitude and the direction of electric field intensity at a point midway between the charges, and what force would act on a proton if it is placed there? ठीक है, तो ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखें, आपके साथ डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि लेट सपोज Q1 एक चार्ज है और यहाँ पे आपके साथ Q2 जो है वो दूसरा चार्ज है। Q1 जो है उसको हमने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया है और Q2 जो है उसको हमने नेगेटिव कंसिडर कर लिया है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, और बिल्कुल इनके दरमियान में हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है। अब वो पॉइंट जो होगा वो चूंकि टोटल डिस्टेंस आपके साथ 15 मीटर्स है तो वो पॉइंट 7.5 मीटर्स Q1 से अवे होगा और 7.5 मीटर्स वो जो है Q2 से अवे होगा। तो ये जो आपको दरमियानी पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने जो है वो पॉइंट कंसिडर कर लिया है। सो चार्ज Q1 गिवन डेटा की तरफ देखें वो आपके साथ आ गया है, पॉजिटिव चार्ज Q2 वो नेगेटिव आ गया है। डिस्टेंस जो है वो आपके साथ 0.15 मीटर्स हो जाएगा उसे 100 पे डिवाइड करने के बाद। और हमने ये भी हमें गिवन है कि हमने उस मिड पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज ला के रखना है। रिक्वायर्ड क्या क्या मालूम करनी है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है और अगर उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा जाए तो हमने उसका फोर्स भी मालूम करना है। तो
मालूम करने से पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको समझने की कोशिश करें। अगर हम इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज जो है वो रख दें, तो ये Q1 जो है, Q1 इस टेस्ट चार्ज को पुश करने की कोशिश करेगा। मतलब Q1 की वजह से जो इंटेंसिटी होगी, जिसको हम इंटेंसिटी पॉजिटिव का नाम दे सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो राइट की तरफ होगी। और इसी तरह Q2 चूंकि नेगेटिव चार्ज है, तो Q2 भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वो इंटेंसिटी जो नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी, उसकी डायरेक्शन भी राइट की तरफ होगी। मतलब ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन जो हैं वो राइट की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को फाइंड करके फिर इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर एडिशन का ये शॉर्टकट है कि व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल दे कैन बी एडेड स्केलरली। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड फाइंड करते वक्त आपने जो रेडियस लेना है, जो सेपरेशन आपने लेनी है, वो आपने 15 सेंटीमीटर नहीं लेनी, बल्कि वो आपने 7.5 सेंटीमीटर लेनी है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो फार्मूलाज जो यूज़ होंगी वो आपको नज़र आ रही हैं। वो जो है आपको इंटेंसिटी का फार्मूला यूज़ होगा, और फिर दोनों इंटेंसिटीज़ को फाइंड करने के बाद हम नेट इंटेंसिटी का भी फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है फाइंडिंग इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। तो इंटेंसिटी का फार्मूला है KQ/R², और इसमें आप देख रहे हैं हमने R में 0.15 यूज़ नहीं किया, बल्कि 0.075 जो है वो हमने यूज़ किया है। मतलब जो है वो 7.5 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट किया है। इससे आपके साथ जो है इंटेंसिटी की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, ये 0.32 है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह इंटेंसिटी ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, उसका फॉर्मूला KQ2/R हो जाएगा, Q2/R² हो जाएगा, और उससे भी आपके साथ इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों इंटेंसिटीज़ को आपस में ऐड करना है। तो इंटेंसिटीज़ को ऐड करने के लिए आप 10⁻6 को तो कॉमन कर दें, और 0.32 प्लस 0.32 जब आप करेंगे तो 0.64 आ जाएगा। और इस इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज होगी, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ होगी, या Q1 से Q2 की तरफ होगी। अब ये तो इसका पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में आपसे पूछा था कि अगर हम इस पॉइंट पे एक प्रोटॉन को प्लेस करें, तो उस प्रोटॉन पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, या वो प्रोटॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उसके लिए फिर आपके साथ फार्मूला है F=QE। इंटेंसिटी तो आपने वैसे भी फाइंड कर ली है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन का भी आपको पता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके साथ इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो ये आपके साथ दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये सॉल्व हो गए हैं, और फिर कंक्लूजन में आप इन दोनों क्वेश्चंस को जो है वाइंड अप या समराइज़ कर सकते हैं। कंक्लूजन में इंटेंसिटी की वैल्यू भी आपने लिख दी, और फिर फोर्स की वैल्यू भी आपने मेंशन कर दी। तो ये आपके साथ जो है इसका कंक्लूजन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, one of 15 into 10 raised to power minus 10 coulomb and 13 into 10 raised to power minus 10 coulomb are placed 12 centimeter apart. Find the work done in bringing the charges 4 centimeter closer. तो इसके डायग्राम को थोड़ा देखें। इसमें आपके साथ दो चार्जेस हैं। एक Q1 है, ये जो Q1 जो चार्ज है, इसको मैंने वैल्यू इसकी ले ली है 15। Q1 जो आपके साथ चार्ज है, थोड़ा सा वेट करें जी। Q1 जो आपके साथ चार्ज है, इसकी वैल्यू जो है हमने कंसिडर कर ली है 15, और ये जो Q2 चार्ज है इसकी वैल्यू हमने कंसिडर कर ली है 10। ये यहाँ गिवन डेटा पे आपको नज़र आ रहे हैं। मतलब Q1 को मैंने बिगर चार्ज कंसिडर कर लिया, और Q2 को मैंने स्मॉलर चार्ज।
यहाँ पे लेट सपोज आप इस तरह कंसिडर करें कि Q1 को हमने कंसिडर कर लिया है सोर्स चार्ज और Q2 को उसके मुकाबले में कंसिडर कर लिया है टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने मूव जो है वो Q2 मतलब टेस्ट चार्ज को हमने मूव करना है और 4 सेंटीमीटर से हमने इसे मूव करना है और ये जो हम मोशन देंगे तो ये अगेंस्ट द फील्ड होगा, मतलब हमें इस पे वर्क करना होगा और वही वर्क क्वेश्चन में मांगा गया है, फाइंड द वर्क डन बाय ब्रिंगिंग द चार्जेस 4 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। तो इनिशियल जो डिस्टेंस था वो आपके साथ 12 सेंटीमीटर था, लेकिन फाइनल डिस्टेंस पे 12 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, वो फिर आपके साथ 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेकिन बहरहाल जब आपके साथ ये Q2 चार्ज पॉइंट ए पे मौजूद है तो उस वक्त डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, लेकिन जब Q2 चार्ज जो है वो पॉइंट बी पे आ जाएगा तो उस वक्त आपके साथ जो डिस्टेंस होगा वो फिर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फार्मूलाज जो हमने यूज़ करने हैं वो वर्क डन का फार्मूला यूज़ करना है Q डेल्टा V और पोटेंशियल का फार्मूला यूज़ करना है KQ/R। और इस KQ/R में इस फार्मूला में ये बात ज़रूर जहन में रखें कि ये जो Q आपके साथ है ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ये आपके साथ कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है। तो अच्छा अब बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में आप देख रहे हैं द वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इज गिवन बाय W इज इक्वल टू Q डेल्टा V और डेल्टा V की जगह आप क्या लिख लें, VB माइनस VA लिख लें। VB माइनस VA क्यों लिखना है, क्योंकि डायग्राम के मुताबिक देखें B फाइनल पोजीशन है और A इनिशियल पोजीशन है, तो इसलिए डेल्टा V की जगह हमने VB माइनस VA लिख दिया। अच्छा ये जो आपके साथ इस फार्मूला में जो ये चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये सोर्स चार्ज नहीं है, इस फार्मूला में जो चार्ज है ये कौन सा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू तो आपको पहले से गिवन है, वो जो छोटे चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज तो आपको गिवन है, आपने सिर्फ क्या मालूम करना है, VB मालूम करना है और VA मालूम करना है और फिर इस इक्वेशन 1 की तरफ हम वापस आएंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले VB और VA मालूम करेंगे, ठीक है। तो VA का फार्मूला होगा KQ1/R और VB का फार्मूला भी KQ1/R होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ जो है R में होगा, क्योंकि इनिशियली जैसे हमने कहा R 0.12 होगा और फाइनली R 0.08 हो जाएगा। तो ये दोनों पोटेंशियल्स जो हैं ये आपने फाइंड करने हैं और इन दोनों पोटेंशियल्स को अगर हम फाइंड करें, VA आपके साथ होगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ इंटू 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 और इसको हमने डिवाइड करना है 0.12 पे, तो इसका आंसर आपके साथ आ जाएगा 75। यहाँ पे इसका आंसर आया है 75 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह इस दूसरी वैल्यू को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ फिर इंटू 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 और इसको डिवाइड करना है हमने 0.08 से, तो इसका आंसर आपका आता है 168.7 वोल्ट, ठीक है। तो VA और VB फाइंड हो गया। अब VA और VB को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 168.7 को सब्ट्रैक्ट करना है 75 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 93.7। आपका यहाँ पे आंसर होगा 93.7, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस से ये वैल्यू आ गई और इस 93.7 को फिर आप आगे जो है टेस्ट चार्ज जो है उसके साथ आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, तो टेस्ट चार्ज जो वो छोटा चार्ज था उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा और ये आपका ये MCQ जो है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ज़रा देखें। अ हॉलो स्फीयर इज चार्ज टू 14 माइक्रोकूलम, फाइंड द पोटेंशियल at the surface, inside the surface
and at a distance of 0.2 meters from the surface। और आपसे कहा गया है कि द रेडियस ऑफ द सरफेस इज 0.3 मीटर्स। मतलब इस क्वेश्चन में आपके साथ तीन चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो और गिवन डेटा जो है वो ये है कि आपके साथ एक हॉलो स्फीयर था और उसको हमने कितना चार्ज दिया है, 14 माइक्रोकूलम का। तो ज़रा आप इस डायग्राम को पहले देखें। एक स्फीयर है और उस स्फीयर का जो रेडियस है, आपके साथ रेडियस कितना है उसका, 0.3 मीटर्स। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक तो इसके अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करें, एक सरफेस पे पोटेंशियल फाइंड करें, और एक सरफेस से 0.2 मीटर्स की दूरी पे या फिर सेंटर से 0.5 मीटर्स की दूरी पे आप दोबारा पोटेंशियल फाइंड करें। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जिस पे हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। इनसाइड द स्फीयर पॉइंट बी पे पोटेंशियल फाइंड करना है, ऑन द सरफेस पॉइंट ए पे पोटेंशियल फाइंड करना है, और इनसाइड आउटसाइड द सरफेस पॉइंट सी पे पोटेंशियल फाइंड करना है। और ये आपको यहाँ पर इसका ये डायग्राम व्यू नज़र आ रहा है। पॉइंट बी जो है ये 0.3 मीटर्स के अंदर है, पॉइंट ए 0.3 मीटर्स फासले पे है, और पॉइंट सी जो कि आपके साथ स्फीयर से बाहर है तो ये 0.5 मीटर्स के फासले पे हो गया। सबसे पहले स्टूडेंट्स मालूम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सरफेस पे आपके साथ जो फार्मूला है वो आपके साथ है KQ/R। तो सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, वैल्यूज़ पुट करें, आपको पोटेंशियल एट द सरफेस जो है वो आ जाएगा। अब ये जो पोटेंशियल एट द सरफेस है ये सेंटर पे भी इतना ही पोटेंशियल होगा और अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू यही होगी, क्योंकि हमने कहा था कि पोटेंशियल जो है वो सेंटर से लेकर सरफेस तक वो चेंज नहीं करता। इसकी ये डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये गॉस लॉ के साथ और पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूला को रिलेट करके हम ये दोनों बातें अचीव कर सकते हैं कि स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी ज़ीरो होती है और पोटेंशियल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है। तो आपके साथ पॉइंट ए पे अगर पोटेंशियल 42 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट है तो इनसाइड मतलब पॉइंट बी पे भी आपके साथ पोटेंशियल 42 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट भी आपके साथ हो गया। चार्ली जो पार्ट है वो आप दोबारा KQ/R फार्मूला यूज़ करें, लेकिन इस दफ़ा R में 0.5 यूज़ कर लें तो वो भी आपके साथ पोटेंशियल आ जाएगा। और फिर आप जो है कंक्लूजन में इन तीनों बातों को कंक्लूड कर दें कि आपके साथ सरफेस पे 42 है, इनसाइड सेम है या वही 42 है, और आउटसाइड फिर वो डिक्रीज़ करेगा, मतलब जितना आप दूर जाते जाएंगे तो फिर आपके साथ पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें कि इफ़ अ 280 joules ऑफ वर्क इज़ डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम from a point where the potential is -12 to a point where the potential is V, calculate the value of V। मतलब आपके साथ एक टेस्ट चार्ज है 2 कूलम का और उसको आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, और उस एक पॉइंट का पोटेंशियल तो आपको गिवन है -12 वोल्ट, लेकिन उस दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल आपको गिवन नहीं है। तो वो उस पॉइंट का पोटेंशियल हमने मालूम करना है, और हमें वर्क की वैल्यू गिवन है, हमें जो है टेस्ट चार्ज की वैल्यू गिवन है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। आप इनिशियल पोटेंशियल VA जो है वो -12 ले लें, फाइनल पोटेंशियल VB जो है वो हमने मालूम करनी है, और वर्क जो है वो 240 जाउल्स का है, और आपके साथ जिस चार्ज को हमने मोशन देना है वो चार्ज आपके साथ 2 कूलम का है। ठीक है, तो आपके साथ डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इसकी देख लें।
आप कंसिडर कर लें कि दो प्लेट्स हैं आपके साथ, एक प्लेट ए है, दूसरा प्लेट बी है। प्लेट ए लो पोटेंशियल पे है, उसकी पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में है, और वहाँ पे एक 2 कूलम का चार्ज पड़ा हुआ है। अब 2 कूलम का चार्ज जो है ये खुद हाई पोटेंशियल की तरफ नहीं आएगा, इस पे वर्क करना पड़ेगा हमें, और इसीलिए ये हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो आपके साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो प्लेट्स के दरमियान, ये वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज की इक्वल है, और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह वी बी माइनस वी ए लिखें, और बाकी सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है वो पुट करें। वी ए की जगह -12 पुट करें, और ये जहन में रखें कि एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है, तो माइनस इंटू माइनस आपके साथ प्लस हो जाएगा। तो आपके साथ वी बी प्लस 12 इज़ इक्वल टू 140 आ जाएगा, और वी बी इज़ इक्वल टू 140 माइनस 12 आ जाएगा, जिससे आपके साथ 128 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हाई पोटेंशियल की वैल्यू है ये आपके साथ 128 वोल्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 26 न्यूटन पर कूलम, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 13 joules per coulomb. Calculate the distance of the point from the charge and also calculate the magnitude of the charge. तो एक पॉइंट की बात हो रही है जहां इंटेंसिटी 26 है और पोटेंशियल 13 है, और हमसे उस पॉइंट की डिस्टेंस के बारे में पूछा है और टेस्ट चार्ज के बारे में पूछा है। तो मतलब आप कंसिडर करें कि एक सोर्स चार्ज है, और उस सोर्स चार्ज ने अपनी एक फील्ड जो है वो बनाई हुई है, और हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज इस पॉइंट की, और इस पॉइंट के लिए हमने क्या मालूम करना है, हमने ये डिस्टेंस मालूम करना है, ये जो सोर्स चार्ज और इस पॉइंट के दरमियान है। और इस पॉइंट के लिए हमें वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है, हमें इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है, और साथ में हमें पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले तो हम ये जो फार्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो चूंकि इंटेंसिटी भी हमें गिवन है और वोल्टेज या पोटेंशियल भी गिवन है, तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू 13/26 आ जाएगी। तो डिस्टेंस की वैल्यू आपके साथ आ जाएगी 0.5। अब ये जो पोटेंशियल का फार्मूला है, इस पोटेंशियल के फार्मूला से हमने अब ये चार्ज मालूम करना है। तो V इज इक्वल टू के क्यू बाई डी, इसका मतलब Q जो है वी डी बाई के हो जाएगा, और वैल्यूज़ आप पुट करें, जो है सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपको चार्ज की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको वो चार्ज भी मिल गया जिसने फील्ड बनाया हुआ था, और आपने वो फासला भी फाइंड कर लिया जिस फासले पे आपको पोटेंशियल और इंटेंसिटी की वैल्यूज़ गिवन थी। ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 हो गया, और फिर आप कंक्लूजन में वो दोनों चीज़ें जो हैं वो दोबारा मेंशन कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस 1 of 8 microcoulomb and -4 microcoulomb are separated by a distance of 10 centimeter in air. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कंसेप्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम इस एग्जाम्पल में सीखेंगे। आपको Q1 एक चार्ज गिवन है और Q2 भी एक चार्ज गिवन है। Q1 जो है वो पॉजिटिव है और Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, या वो डिस्टेंस आपके साथ मीटर्स में 0.1 मीटर है। रिक्वायर्ड आपसे क्या पूछ रहे हैं कि वो पॉइंट मालूम करें जिस पे इन दोनों चार्जेस का नेट पोटेंशियल क्या हो जाए, नेट पोटेंशियल आपके साथ ज़ीरो हो जाए। तो इसकी अगर डायग्रामेटिकल आप ऑब्जर्वेशन देखें, तो लेट सपोज ये आपके साथ Q1 है, ये वाला चार्ज आपके साथ Q2 है। टोटल जो फासला है, टोटल जो फासला है उसको अगर हम, तो वो तो आपको गिवन है वो 0.1 है।
तो लेट्स सपोज मैंने पॉइंट ए ऐसा पॉइंट कंसिडर कर लिया जिस पे नेट पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है, और Q1 से जो ए का फासला है उस फासले को मैंने नाम दे दिया है x का, और इसी तरह Q2 से जो ए का फासला था उस फासले को अब मैं कहूँगा 0.1 माइनस एक्स का। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या होगा कि इस पॉइंट पे मैं Q1 की वजह से भी पोटेंशियल फाइंड करूँगा और Q2 की वजह से भी। और आपसे जो है ये कहा था कि वोल्टेज का जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, ये साइन सेंसिटिव है। इसमें अगर आपने पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करना है तो प्लस पुट करना ज़रूरी है, और अगर नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करना है तो फिर माइनस पुट करना इसमें ज़रूरी है। तो पॉइंट ए पे Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला होगा KQ1/x, लेकिन Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला होगा KQ2/0.1 माइनस एक्स, क्योंकि Q2 की वजह से पोटेंशियल जो होगा उसमें हम ये फासला कंसिडर करेंगे, और Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसमें ये फासला कंसिडर होगा। तो अब आपके साथ Vnet का फॉर्मूला है V1 प्लस V2। Vnet अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें क्या चाहिए, 0, और V1 की वैल्यू पुट कर दें, V2 की वैल्यू पुट कर दें। इसमें K की वैल्यू जो है मैं इसलिए पुट नहीं कर रहा क्योंकि K वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो आपके साथ V2 की वैल्यू है इसको उस तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये नेगेटिव जो होगा ये आपके साथ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपके साथ ये वैल्यू शिफ्ट हो गई है, और अब इसमें जो है आप कैंसलेशन करें, k को k के साथ कैंसिल कर दें, 10⁻⁻6 भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके साथ 8/x रह गया। यहाँ पे ये देखें 8/x, और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स रह गया। इसको भी कैंसिल कर दें, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 के साथ कैंसिल कर दें, और फिर आगे जो है आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो x की जो वैल्यू आई है वो आपके साथ ये वैल्यू आई है 0.0667 मीटर्स। तो इसको अगर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6.67 सेंटीमीटर्स होगी। और ये जो हमने डिस्टेंस मालूम किया है अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, ये डिस्टेंस Q1 से है, तो आपसे Q2 से भी मांगा जा सकता है। तो फिर आपने इस डिस्टेंस को 10 से माइनस करना है, तो फिर आप वो डिस्टेंस भी आपके साथ जो है वो मालूम हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा इलेक्ट्रॉन की आपको इनिशियल वेलोसिटी जो है वो गिवन है, उसकी वैल्यू आपके साथ है 29 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 is fixed in the same direction, is fired in the same direction as the uniform electric field with magnitude 80। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड जो है वो 80 है। हाउ फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स बीइंग ब्रॉट टू रेस्ट मोमेंटरली एंड टर्न बैक, मतलब वो कितना मोशन करेगा जब वो आपके साथ रेस्ट में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम न्यूटन थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, और आपके साथ न्यूटन थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू v(f)² माइनस vi²। वहाँ से s को सब्जेक्ट कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझें। मतलब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, लेट सपोज इस डायरेक्शन में, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो 80 है, और हमने एक इलेक्ट्रॉन को इसी डायरेक्शन में जो है वो थ्रो कर दिया है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 29 × 10⁻5, और फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो उसकी ज़ीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो इसलिए होगी क्योंकि याद रखें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो फील्ड के ऑपोजिट अप्लाई होता है। इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो फील्ड की डायरेक्शन में अप्लाई नहीं होगा,
बल्कि वो फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट अप्लाई होगा। तो हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव चार्जेस पे अप्लाई होता है तो वो फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट अप्लाई होता है। तो ये फोर्स जो है ये इलेक्ट्रॉन में डीसेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और इसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। तो आप जो है सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन यूज़ करें, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी होगी कि एक्सेलरेशन कितनी है। तो एक्सेलरेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। आप एक्सेलरेशन को एक फोर्स, अच्छा फोर्स का फॉर्मूला आपके साथ है क्यू ई, और फोर्स की जगह आप लिख लें एम ए इज़ इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। यहाँ से सबसे पहले आप क्या करें, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर लें। Q आपके साथ इलेक्ट्रॉन है, E की वैल्यू आपको गिवन है 80, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है। तो ये वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो ये 14.066 इंटू 10⁻12 आएगा, और ये वैल्यू आ गई तो फिर इस फार्मूला में आप वैल्यूज़ पुट करें और आपके साथ डिस्टेंस भी आ जाएगा। ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट को देखें। 3 capacitors of capacitance 4 micro, 6 micro and 8 micro respectively are connected in series to a 250 DC supply. अब इसमें सबसे पहले टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है, फिर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड करना है, और फिर पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के गिवन डेटा को देखें। आपको 3 कैपेसिटर्स गिवन है, C1, C2 और C3, और बैटरी गिवन है। और रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड है, फिर चार्ज जो है Q1, Q2, Q3, और इसी तरह वोल्टेज V1, V2, V3, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फार्मूलाज जो हैं वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के यूज़ होंगे और लॉ ऑफ कैपेसिटेंस यूज़ होगा। सबसे पहले आपको पता है कि जब कैपेसिटर्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उनके इक्विवेलेंट इफेक्ट के लिए रेसिप्रोकल का फार्मूला अप्लाई होता है। तो सबसे पहले तो आप सी इक्विवेलेंट का ये फार्मूला अप्लाई करके सी इक्विवेलेंट फाइंड कर लें। इसमें आप 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 आपने करना है, लेकिन यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं। तो याद रखें, हमेशा जो है जब भी आप रेसिप्रोकल का फार्मूला अप्लाई करें तो आखिर में कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ज़रूर लें। तो ये 1/c इक्विवेलेंट 13/24 आता है, उसका रेसिप्रोकल लें तो 24/13 आ जाएगा। 24/13 आप सॉल्व करें तो 1.84 इसे आता है, और ये सारे कैपेसिटेंस माइक्रो फैरड में थे तो रिज़ल्ट में भी आपके साथ माइक्रो आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप पे आप बैटरी से निकलने वाला चार्ज मालूम करें, और उसके लिए आप फार्मूला यूज़ करें Q इज़ इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। ये बैटरी से निकलने वाला चार्ज आ गया। अब ये सीरीज़ कम्बिनेशन है, तो जो चार्ज बैटरी से निकलेगा C1 पे भी वो चार्ज स्टोर होगा, C2 पे भी स्टोर होगा, और C3 पे भी स्टोर होगा। मतलब ये भी आपके साथ मालूम हो गए। और फिर आखिर में आपने पोटेंशियल्स मालूम करने हैं। तो V1 के लिए Q1/C1, V2 के लिए Q2/C2, और V3 के लिए Q3/C3। ये तीनों वैल्यूज़ भी आपके साथ आ गई। कंक्लूजन में डायग्राम बना के उसको मुकम्मल तौर पे लेबल कर लें कि जो जो चीज़ें फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन द 5 माइक्रो फैरेड कैपेसिटेंस इन द सर्किट। आपको एक सर्किट गिवन है और उसमें आप देखें तो ये जो दो कैपेसिटर्स हैं
ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं और फिर इनका जो इफेक्ट होगा वो इस 3 के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। अच्छा, इनका जो इफेक्ट होगा वो पैरेलल में हम सिंपल एडिशन करते हैं तो इनका इक्विवेलेंट इफेक्ट जो होगा वो 7 माइक्रोफैरड बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो 5 माइक्रोफैरड है इसके अक्रॉस आपसे पूछ रहे हैं कि चार्ज जो है वो इसमें कितना होगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें बैटरी से निकलने वाला चार्ज मालूम करना होगा और वो चार्ज जब इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो फिर वो चार्ज स्प्लिट होगा तो फिर हमने ये वाला चार्ज मालूम करना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें बैटरी से निकलने वाला चार्ज मालूम करना होगा और उसके लिए हमें सी इक्विवेलेंट का पता होना चाहिए। तो ये सबसे पहले सी इक्विवेलेंट मालूम करेंगे, फिर हम मालूम करेंगे से बैटरी से निकलने वाला चार्ज जो है वो कितना है। अच्छा, यहाँ फिर हम इसका ड्रॉप भी मालूम करेंगे कि इस कैपेसिटर पे कितना ड्रॉप हो रहा है। तो ड्रॉप अगेंस्ट 3 माइक्रोफैरड वो भी हमने फाइंड करना होगा और उस ड्रॉप को फिर इस 6 वोल्ट से वो वैल्यू माइनस करके हमें इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के ड्रॉप का पता चल जाएगा। तो हमने जो है ये भी मालूम करना होगा कि ड्रॉप अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना है और वो हम कैसे मालूम करेंगे, वो 6 से ड्रॉप अक्रॉस 3 माइक्रोफैरड हम माइनस कर लेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर वो ड्रॉप यहाँ भी अपीयर हो जाएगा और यहाँ भी अपीयर हो जाएगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ड्रॉप जो होता है वो सेम होता है। तो एक दफ़ा हमें इस 5 माइक्रोफैरड के लिए वोल्टेज की वैल्यू पता चल गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू तो ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर हम आसानी से चार्ज की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का फ्लो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, आपको 3 कैपेसिटेंस जो हैं उसको हमने नाम दे दिए C1, C2 और C3। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। हमने C3 के बारे में चार्ज मालूम करना है। ठीक है, आप यहाँ रिक्वायर्ड में देखें द चार्ज ऑन C3 मतलब Q3 मालूम करना है। तो सबसे पहले तो इस पूरे कम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं और इसका इक्विवेलेंट इफेक्ट निकालते हैं। इन दो का इक्विवेलेंट इफेक्ट जैसे हमने कहा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये वाला 3 है। तो देखें, सबसे पहले C4 हमने मालूम किया, उसकी वैल्यू 7 है। अब जो है ये जो दोनों लगे हुए हैं ये सीरीज़ में हैं, तो सीरीज़ में आपके साथ रेसिप्रोकल एडिशन होती है और वो भी आप फाइंड कर लेंगे 2.1। मतलब ये जो C इक्विवेलेंट आया है इसकी वैल्यू क्या आई, 2.1 माइक्रोफैरड आ गई। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने बैटरी से निकलने वाला चार्ज मालूम कर लिया। बैटरी से निकलने वाले चार्ज के लिए C इक्विवेलेंट इंटू V फार्मूला यूज़ कर लिया और वहाँ से हमने बैटरी से निकलने वाला चार्ज फाइंड आउट कर लिया। अब बैटरी से निकलने वाला जो चार्ज होगा वो तो आपके साथ इस कैपेसिटर से तो वही चार्ज गुजरेगा ना, वो चार्ज तो आगे जाके स्प्लिट करेगा, मतलब C1 से तो वही चार्ज गुजरेगा। तो अब C1 के लिए C1 की वैल्यू भी है और Q1 की वैल्यू भी है, उसके हेल्प से हम C1 का ड्रॉप मालूम कर लेते हैं। तो वो ड्रॉप जो आपके साथ है उसका फॉर्मूला है V1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1। तो वो आपके साथ वैल्यू आ गई 4.2। अब हमने जो है वो 6 से 4.2 माइनस कर ली तो ये वैल्यू आ गई 1.8। ये 1.8 जो वैल्यू आई है ये असल में इस कम्बिनेशन के लिए आई है, मतलब C2 के अक्रॉस भी 1.8 वोल्ट है और इस C3 के अक्रॉस भी 1.8 वोल्ट है। तो अब C3 के लिए आपके साथ पोटेंशियल भी आ गया, C3 की वैल्यू भी है 5 माइक्रोफैरड। अब हम C3 का चार्ज जो है वो मालूम कर सकते हैं और उसके लिए फॉर्मूला होगा आपके साथ Q3 इज इक्वल टू C3V3 और यहाँ से आप Q3 मालूम करें। C3 की वैल्यू आपको 5 गिवन है और V3 हमने फाइंड कर लिया है 1.8। तो ये 9 माइक्रो कूलम का चार्ज आपके साथ उस कैपेसिटर 3 के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा और फिर आप कंक्लूजन में पूरा डायग्राम बना के उसे दोबारा
जो है तमाम वैल्यूज़ के साथ लेबल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट एंड देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरड। आपके साथ दो कैपेसिटर्स थे और उसमें से एक कैपेसिटर ऐसा था जिसकी कैपेसिटेंस आपको गिवन है वो 6 माइक्रोफैरड थी। इसको C1 कह देते हैं। और इस कैपेसिटर को सबसे पहले हमने चार्ज कर दिया। कौन सी बैटरी के साथ कनेक्ट करके? 120 वोल्ट के साथ कनेक्ट करके। और फिर इसी कैपेसिटर को हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया C2 और उसकी वैल्यू कितनी थी? वो थी 4 माइक्रोफैरड। तो अब क्या होगा कि ये जो चार्ज कैपेसिटर है ये बैटरी की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा और ये इस अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा। लेकिन उसकी वजह से होगा क्या कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा और ये जो कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा इसका पोटेंशियल राइज होना शुरू हो जाएगा। तो आपके साथ जो है ये चार्जिंग प्रोसेस जो होगा ये तब रुकेगा जब दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम हो जाए और वही न्यू पोटेंशियल हमसे मांगने की उन्होंने रिक्वायर्ड किया है कि वो न्यू पोटेंशियल क्या होगा। तो इस किस्म के क्वेश्चंस के लिए आपने जो वो नेट पोटेंशियल फाइंड करना होता है इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो Q1 जो है ये इस कैपेसिटर का चार्ज है और Q2 इस कैपेसिटर का चार्ज है। तो कैपेसिटर 1 तो है उस पे तो चार्ज होगा क्योंकि उसको तो हमने चार्ज कर दिया था। लेकिन कैपेसिटर 2 के बारे में वो कह रहे हैं कि वो अनचार्ज है। तो कैपेसिटर Q की 2 की वैल्यू जो चार्ज की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो सबसे पहले तो इस तरह करें कि कैपेसिटर 1 का चार्ज मालूम कर लें और उसके लिए फार्मूला यूज़ करें Q इज़ इक्वल टू CV। ठीक है, वोल्टेज आपको गिवन है 120 और कैपेसिटेंस भी आपको गिवन है। तो वहाँ से चार्ज मालूम कर लें तो 720 माइक्रोकूलम। तो देखें Q1 की जगह आप पुट करें 720 माइक्रो और Q2 की जगह 0 पुट कर लें और C1 प्लस C2 जो है एक की वैल्यू 6 है दूसरे की वैल्यू 4 है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 10 माइक्रो 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 के साथ कैंसिल और 720 डिवाइडेड बाय 10 से 72 वोल्ट जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके साथ 72 वोल्ट है। ये स्टूडेंट्स आपके साथ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे। इसको गो थ्रू करें और रिवाइज करें और अपने साथ नोट डाउन भी करें। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।